वेलकम बैक। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस मैम। ठीक है। पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन के साथ आज कोई प्रॉब्लम है कि स्मूथली नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मैं बात आपको क्या समझाना चाह रही थी, कोई रिपीट करेगा? डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? कोई रिपीट कर सकता है या मैं इसको दोबारा थोड़ा समझाऊं? सिमरन नहीं है आज? सुमेरा? यस या नो में कोई मुझे थोड़ा समझा दे कि कुछ आप लोगों को बात क्लियर हो रही है तो मैं आगे चलूं, नहीं हो रही है तो मैं रिपीट करूं, या कोई क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हो रहा। कुछ आप लोगों की तरफ से अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं जवाब दे पाऊंगी। आप खुद करें मैम, रिपीट करूं? मतलब चले इतना ही मुझे बता दें कि मैं आगे बढ़ूं या इसको रिपीट कर दूं। मैम रिपीट करें, हमारे पास भी कनेक्टिविटी इशू था मैम, थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, पहले तो ये मैसेज आया है, मैम को बोलें कि असाइनमेंट का प्लान टर्निटिन पे ना करें। क्यों बेटा टर्निटिन पे क्यों नहीं करें? ताकि आप इंटरनेट से कॉपी करके, ऐसे तो नहीं करें बेटा। टर्निटिन से क्या प्रॉब्लम है? रिपोर्ट, प्लान, ये सब चीजें तो टर्निटिन में ही होनी चाहिए ना। मैम क्लास फेलोज कह रहे हैं उसमें मसला ये होता है कि एक बार जब हम गलती से कोई असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो उसे एडिट नहीं कर पाते हैं, और जो पीछे वाली अगर हमने असाइनमेंट रिमूव करके न्यू सबमिट करनी है वो भी नहीं हो पाती उसपे। नहीं, हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं कि सबमिट नहीं हो पाती है। ऐसा होता है कि वो फिर कॉपीड में आ जाता है अकाउंट। वो फिर आप जब दोबारा सबमिट करते हैं तो वो कहते हैं कि कॉपी है। रीसबमिट में न्यू डॉक्यूमेंट मतलब पीछे वाला हटाना हो, न्यू अपलोड करना हो तो ये ऑप्शन ही नहीं देता है वो। तो मैं आपको यही कह रही हूँ ना, ये तो मैं आपको, अब आप लोगों को पहले से पता है ये मसले सारे। आप यही करेंगे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो भी जाए, अव्वल तो नहीं होना चाहिए, आप न्यू क्यों सबमिट करेंगे? एक ही दफा सबमिट करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो आपकी लास्ट डेट है, जब आप फाइनलाइज आपके पास वर्जन हो, आपको वही सबमिट करना है, पहली चीज। लेकिन लेट सपोज फॉर एनी रीजंस आपको वो पहला वाला सबमिट नहीं करना था, तो आप मुझे वो ईमेल कर दीजिएगा। लेकिन वो रेयर होगा, ऐसे नहीं कि 28 के 28 मुझे दोबारा ईमेल आ रही है। अगर कोई ऐसा रीजन है बहुत मेजर, तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक सबमिशन फाइनलाइज करके आखिरी वक्त तक, जब तक आप उस पर श्योर नहीं है, जब तक आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको सबमिट ना करें। मैंने कभी आपके साथ सबमिशन पर इतनी सख्ती तो की नहीं है कि उस डेट को, और मैं बिल्कुल वो वहाँ पर टाइम बॉम्ब चल रहा है कि जैसे ही वो टाइम बॉम्ब होगा तो वो फट जाएगा, ऐसा तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी डेडलाइन में हो जाती है। तो आप जब तक श्योर नहीं हो जाए, जब तक आप अपने काम को पूरी तरह रिफाइन ना कर लें, तब तक आप उसको सबमिट ना करें। और जब आप सबमिट कर लें तो फिर अब आपको ये होना चाहिए कि अब मैं सबमिट कर चुका हूँ, मैं उससे बैक ऑफ नहीं हो सकता। तो जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो उसको रीसबमिट की नौबत आएगी। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई हूँ, अगर मैं ज्यादा जजमेंटल हो रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स का रेजिस्टेंस इस वजह से नहीं होता कि टर्निटिंग की सर्विस में कोई ऐसा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स का रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि वो खुद से एफर्ट नहीं पुट करना चाहते हैं ज्यादातर, और वो कहीं से कॉपीड या किसी से यूज्ड फॉर्म लेना चाहते हैं। इंटरनेट से यूज्ड मिल जाए, या कभी कभार ऐसा होता है कि एक दोस्त ने काम कर लिया जरा अच्छा, तो उसी का जो है सब के सब मिलके कॉपी करना चाहते हैं। इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए टर्निटिन बहुत अच्छी चीज है। और आप लोग नए नए टर्निटिन को यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको जरूर थोड़ी वो परेशानी होती होगी टर्निटिन यूज करने में। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, अच्छी प्रैक्टिस है, और जैसे जैसे आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपको ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इसका हल यही है कि आप उसको ज्यादा यूज करें। अगर आपको प्रोसेसिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम है उसकी, तो ज्यादा यूज करेंगे तो आपको उसके जो इश्यूज हैं वो रिकवर होना उनसे आ जाएगा।
लेकिन हम लोग दिन रात टर्निटिन यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं फ्रीक्वेंट वे में, और उससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में आप पहले स्टूडेंट हैं कि जिनकी कभी कोई सिमिलैरिटी आ जाती होगी या कोई प्लेजरिज्म आ जाता होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है आपका टीचर, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि हम टर्निटिन पर डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वो हमें प्लेजराइज्ड वर्क ना दिखाए, हमें सिमिलैरिटी ना दिखाए। ये चीज होती है, लेकिन जब अगर टर्निटिन नहीं होता, सिमिलैरिटी ऑफ होती है, तो हम उसको रियलाइज ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, और हमारी अपनी एफर्ट कितनी है और हमने कितनी एफर्ट जो है, हमारा अपना माइंड कितना काम कर रहा है और कितना हमने इधर उधर से किसी दूसरे के काम को प्लेजराइज कर लिया है। लेकिन जब टर्निटिन ऑन होता है तो हम इसको कॉन्शियसली जब देखते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ओवरऑल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट। जैसे कि बुक्स तो आप जाहिर है कि मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये बुक जब मैं आपको पढ़ा के फारिग होंगी और जब आप MIS की बुक कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छी वो बुक आ जाए। तो कंटेंट नॉलेज तो होनी चाहिए आपके पास, जरूर होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री के लिए। लेकिन आपकी डिग्री के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्पेशली बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट, आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट तो है नहीं, बिजनेस ग्रेजुएट होने के लिए, आप क्वालिफाई करने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, एक्सट्रीमली जो है वो एक्सीलेंट किस्म के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। और उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, आपके ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाती है और आपकी रिटन भी आ जाती है। तो उसका थोड़ा सा इम्तिहान होना चाहिए कि आप, जाहिर है मार्केट में जाकर आप किस किस को, मुझे कहेंगे टर्निटिन बंद कर दें, अपने बॉस को भी कहेंगे टर्निटिन बंद कर दें, किस किस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैंने तो अभी तक, मुझे ऐसा ही लगता है, मेरी अपने बारे में यही राय कि मैंने आपको बहुत फ्लेक्सिबल छोड़ दिया, मैंने कोई सख्ती की ही नहीं आपके ऊपर पूरे MIS के कोर्स में। शायद दूसरे कोर्सेज में आपको सख्तियां मिली होंगी, शायद आपको जो है चीज़ों को, डेडलाइंस को बहुत ज़्यादा सख्ती से मीट करना पड़ा होगा, अटेंडेंस को, रेगुलरिटी को, पंक्चुअलिटी को। मैंने तो किसी भी हवाले से आपके ऊपर सख्ती नहीं की है। तो अब आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट ज़रूर करें और मोटिवेट रहें, टर्निटिन से भागे नहीं, उसको बुरी चीज़ ना समझें, बल्कि ये समझें कि आपके ही फायदे की बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं, मेरा छोटा बेटा है, 14 साल की उसकी एज है, तो खुदा न खास्ता कभी बीमार होता है तो वो मुझसे कहता है, अब आप समझदार बच्चे हैं, 20 साल की आपकी, 18-20 साल की एज होगी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मेरा बेटा जब बीमार होता है तो वो मुझसे कहता है डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में ही कि डॉक्टर से कह दीजिएगा मुझे इंजेक्शन ना लगाए। ठीक है, इंजेक्शन से हम सब डरते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर को हम पहले ही कहते हैं कि आप इंजेक्शन नहीं लगाना, आप बीमार होकर जाएंगे और आप पहले ही कहते हैं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। अगर खुदा ना खास्ता रिक्वायर्ड है, अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर जरूरी समझेगा तो वो लगाएगा, नहीं जरूरी समझेगा तो वो लगाएगा ही नहीं ना। लेकिन अगर वो सजेस्ट कर रहा है, कोई ड्रिप सजेस्ट कर रहा है, कोई इन्फ्यूजन सजेस्ट कर रहा है, तो वो किसी रीजन से, कोई सर्जरी सजेस्ट कर रहा है, तो हम डॉक्टर को मना तो नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा बहुत आपके टीचर का भी इसी तरह होता है कि उसका हर किया हुआ काम जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे और आप आसानी से कर पाए, लेकिन वो जो करता है वो आपके भले के लिए होता है। तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए, मोटिवेटेड रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग रन में फायदा आप लोगों का ही होगा। सिमिलैरिटी कितनी अलाउड है? सिमिलैरिटी बेटा, वैसे तो मैं 0% इनकरेज करती हूँ, सिमिलैरिटी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 10% तक मैं आपको इसलिए अलाउ कर देती हूँ क्योंकि आप कोई फॉर्मेट फॉलो करते हैं जब किसी और का, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी कर लेने से, अगर दो स्टूडेंट्स ने एक ही फॉर्मेट पर बना दिया, उससे भी प्लेजरिज्म आ जाता है। तो अगर वो फॉर्मेट कॉपीड है, उस वजह से आपका प्लेजरिज्म आ गया, तो 10 से 15% तक अलाउड समझ लें। वो 10 से 15% प्लेजरिज्म उसमें कवर हो जाएगा अगर फॉर्मेट पर है। लेकिन अगर कंटेंट ही आपने पूरा का पूरा कहीं से उठाया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नंबर मेंशन कम कर रही हूँ सिमिलैरिटी का, ये ज्यादा मेंशन करना चाहती हूँ कि सिमिलैरिटी आई कहाँ है। वो सिमिलैरिटी अगर पूरी की पूरी रिपोर्ट के कंटेंट के ऊपर आ गई है, पूरी की पूरी लाइंस कॉपीड है, तो वो चाहे 5% भी सिमिलैरिटी है, लेकिन आपने कंटेंट कॉपी किया ना, खुद नहीं लिखा, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ रेफरेंसेस कहीं से लिए हैं, कोई कुछ आइडियाज कहीं से पिक किए हैं, कोई डेटा कहीं से उठाया है और बाकी आपने अपना भी लिखा है, तो ठीक है। मैम, अगर हम टेम्पलेट नेट से ले रहे हैं तो बिजनेस प्लान के लिए वो तो प्लेजरिज्म शो करेगा किसी हद तक। जी बेटा, मैं वही बात कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको 10 to 15% का मार्जिन दे रही हूँ। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखें कि सिमिलैरिटी रिपोर्ट मेरे पास खुलेगी और मैं देख पाऊंगी कि आपकी सिमिलैरिटी कहाँ आई है और क्यों आई है। मैं देख पाऊंगी कि वो जो 10 to 15% सिमिलैरिटी आई है वो वाकई फॉर्मेट की वजह से आई है या किस वजह से आई है।
तो आप उस नंबर के ऊपर इतना ना जाएं, बल्कि आप ये देखें कि आप रिपोर्ट अच्छी से अच्छी सबमिट कराएं, जितनी अच्छी आप बना सकते हैं, और अपना माइंड उसमें इस्तेमाल करें, अपने अपने वर्ड्स लिखें। तो मैं देख पाऊंगी कि आपकी सिमिलैरिटी क्यों आई। आपकी सिमिलैरिटी क्या सिर्फ फॉर्मेट की वजह से आई है? ऐसे आंखें बंद करके मार्किंग मैं नहीं करने वाली हूँ कि बस मुझे नजर आ गया कि लिखा हुआ है 20% और मैंने रिपोर्ट खोलकर ही नहीं देखी और मैंने वहां पे लिख दिया 0। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ऐसा नहीं करूंगी मैं। जाहिर आपकी रिपोर्ट खोलकर देखूंगी, अगर 20% प्लेजरिज्म दिखा रहा है, 30% प्लेजरिज्म दिखा रहा है, वो नोट करूंगी वो लाइंस कहाँ है और वो क्यों प्लेजरिज्म दिखा रही हैं। अगर वो जस्टिफाइड होगा, ठीक है, आपने किसी और की बात कहीं कोट की है, किसी बिजनेस का स्लोगन कॉपी किया है, वो बात जस्टिफाइड है, उस बात को कॉपी करना वहां पर बनता था, तो मैं उस प्लेजरिज्म को काउंट नहीं करूंगी। लेकिन अगर प्लेजरिज्म इसलिए है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आ रहा था, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं आ रहा था, आपको उसके कंटेंट्स लिखने नहीं आ रहे थे और आपने वो पूरा ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन का उठा के कॉपी कर लिया है, वो प्लेजरिज्म डेफिनेट है, चाहे वो 2% भी है, कि आपने अपने वर्ड्स क्यों नहीं लिखे और आपने किसी और के वर्ड्स उठा के क्यों कॉपी किए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी पैटर्न को कॉपी किया है, कोई चीज कहीं से कोट की है, कोई रेफरेंसेस लिए हैं, वो प्लेजरिज्म बिल्कुल काउंटेबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको एट एवरेज एक नंबर चाहिए तो 10 to 15% समझ लें कि आप सेफ जोन में है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि अलाउड नहीं है। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ। डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने डेटाबेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ऑपरेशनल डेटाबेस अलग, डेटा वेयर हाउस अलग। फॉर द रीजन कि जो ऑपरेशनल डेटाबेस है, वो ऑपरेशनल डेटाबेस सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस पर टारगेटेड होगा, उस पर सिर्फ कस्टमर डायरेक्ट क्यूरीज कर रहा होगा, डेटा को, डेटा के ऊपर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपका एटीएम मशीन है, वो एटीएम मशीन किसकी तरह की है? वो ऑपरेशनल सिस्टम की तरह ही। जैसे आपका एलएमएस है, वो एलएमएस क्या है? ऑपरेशनल डेटाबेस की तरह ही है। जो आपका सीएमएस है, वो ऑपरेशनल डेटाबेस की तरह है। ऑपरेशनल डेटाबेस ट्रांजैक्शन बेस्ड पार्ट, वो पार्ट के जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्वालिटी के साथ इन टाइम, टाइमली फैशन में परफॉर्म हो सके। लेकिन जब आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, तो वहां पर एनालिसिस नहीं हो पाएगी, वहां पर बिजनेस इंटेलिजेंस कोई नहीं है। बिजनेस इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें रिपोर्टिंग टूल्स को अपना सोफिस्टिकेटेड करना होता है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हर वक्त हर तरह की रिपोर्ट जनरेट करने के काबिल हो। अगर वो कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, तो वो हर वक्त ये इस काबिल हो कि वो आपको बता सके कि आपके बैंक के अंदर इस वक्त कितना जो है वो लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए हैं, आपके जो है आपके की कस्टमर्स कौन से हैं, कौन से कस्टमर है जो बहुत लंबे अरसे से आपका अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, कौन से कस्टमर है जो एटीएम बहुत यूज करते हैं, कौन से कस्टमर है जो कि चेक पे ज्यादा काम करते हैं, कौन से कस्टमर है कि जो डिफॉल्टर हैं, जिनका चेक बाउंस ज्यादा होता है। तो ये इस तरह की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको हर वक्त अपने सिस्टम से चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा सिस्टम हर वक्त ये एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करने में ही लगा रहे और उसकी वजह से आपका जो ऑपरेशनल अकाउंट खोलना, डिलीट करना, पैसे विड्रॉ करना, पैसे ट्रांसफर करना, ये चीजें सफर ना करें। तो इसका जो टेक्निक होती है वो होती है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग में हम अपने डेटा वेयर हाउस को, एक पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस को स्टैब्लिश कर देते हैं। वो डेटा वेयर हाउस होता है हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को रखता है अपने पास। और अब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एनालिटिकल प्रोसेसिंग है वो उस हिस्टोरिक डेटाबेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अब आपके पास उस अपने डेटाबेस की 2 कॉपीज होती हैं, एक में सिर्फ ऑपरेशनल होता है जो कि करंटली रनिंग डेटाबेस होता है, और दूसरा डेटा वेयर हाउस होता है जिसमें हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन होती है और वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके ऊपर आप एनालिटिकल क्यूरीज लगा सकते हैं। क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? यूट्यूब इस्तेमाल करता है आप में से कोई? यूट्यूब का चैनल है किसी के पास? किसी ने बनाया है? यस मैम। किसने बनाया? हसन सादिक ने। हसन सादिक। हसन सादिक, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे और अपने दोस्तों को कि YouTube और YouTube स्टूडियो में क्या फर्क है? जी मैम। एक YouTube, अगर आपका YouTube चैनल है तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि एक YouTube होता है और एक YouTube स्टूडियो होता है। YouTube स्टूडियो मतलब वो जो आपका जो कंटेंट होता है वो YouTube स्पॉन्सर करता है।
हाँ, मतलब एक तो एक www.youtube.com एक लोकेशन है हमारे पास, हम YouTube पर जा सकते हैं, और एक दूसरी लोकेशन हमारे पास होती है YouTube स्टूडियो। वो क्या होती है? उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो स्टूडियो होते हैं वो आपको यूट्यूब आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। हाँ, मतलब YouTube को लॉग ऑन करने का, चैनल मैनेज करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक होता है YouTube पे डायरेक्टली हम जाते हैं वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका चैनल भी है तो भी आप वीडियोस देखने के लिए YouTube के youtube.com पर जाते हैं। लेकिन अगर आप चैनल मैनेजर भी हैं तो आप YouTube स्टूडियो खोलते हैं, वहां जाकर आप अपनी वीडियोस को ऐड कर रहे होते हैं, सब ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके अंदर चेंजिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब मुझे एज अ चैनल मैनेजर लॉग ऑन करना होता है, जब मुझे वीडियोस को ऐड करना होता है, तो मैं YouTube स्टूडियो को खोल रही होती हूँ। और जब मैं YouTube को डायरेक्ट लॉग इन कर रही होती हूँ तो मैं एक्चुअली YouTube का वो फीचर इस्तेमाल करना चाह रही हूँ जहां पर मैं वीडियोस को देखना चाह रही हूँ, उनको प्रोसेस करना चाह रही हूँ। अगर ये दो अलग अलग ना होते, एक ही होता, लेट्स सपोज कि वही youtube.com में वीडियोस भी वहीं ऐड की जाए, सब कुछ वहीं किया जाए, तो YouTube की परफॉर्मेंस सफर हो जाती। तो YouTube के एक हिस्से को अलग कर दिया गया है और उस हिस्से को हम कहते हैं YouTube स्टूडियो। अलग करने का रीजन ये है कि वहां पर वही उसी सेंट्रिक काम होता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि अगर कभी आप लोगों का बैंक अकाउंट है, कितने लोगों का यहाँ पर बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट सबका है यहाँ पर? मैम तकरीबन सबका। अच्छा, लेट्स सपोज कि किसी का बैंक अकाउंट है, सबका है, किसी का बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बैंक अकाउंट में उसने कोई ट्रांजेक्शन, ना मनी विड्रॉ किया ना मनी उसने डाला उसके अंदर, तो क्या होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने 6-7 महीने, साल भर तक बैंक में कोई ट्रांजेक्शन ही ना की हो अपने अकाउंट में? शकील महर, शकील जी, तो बताएं आपने, अगर बहुत लंबे अरसे तक हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करते तो क्या होता है? डोरमेंट हो जाता है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर 1 साल बाद मुझे मनी विड्रॉ करना याद आता है या मुझे मनी डालना याद आता है और मैं जब ट्रांजेक्शन कहती हूँ तो वो कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट तो डोरमेंट हो चुका है, आप नहीं कर सकते। ये हुआ है कभी किसी के साथ? मैम। जी हम्म। जी शकील। आज गर्ल्स जो है ना वो इकरा नहीं की मैम, नमाज ऐसा तो नहीं नहीं सो रही है हुआ। कोई। जी शकील कुछ कह रहे हैं? रोशी, नौशीन, कोमल, कोई सिमरन, सुमेरा, कोई थोड़ा सा अपना फीडबैक दे। आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का कि अगर आप बैंक अकाउंट को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करते तो क्या होता है, और उसके बाद जब आप करना चाहते हैं? मेरे बैंक अकाउंट में जब मेरी शादी हुई तो उसमें कुछ अमाउंट थी, और उसके बाद जाहिर है कि मेरी शादी हो गई तो बहुत लंबे अरसे तक मैं उसको यूज नहीं कर सकी। उसके बाद एक दिन मुझे जरूरत हुई कुछ अमाउंट विड्रॉ करने की, तो मैंने उस अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश की तो वो विड्रॉ नहीं, उन्होंने कहा आपका बैंक अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो चुका है, यानी कि अब उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हो चुकी। एक लम्हे को तो मेरा दिल डर भी गया कि कहाँ गया मेरा जो अमाउंट इसके अंदर मौजूद थी। एक्चुअली अमाउंट उसी के अंदर मौजूद थी, ये कोई बैंक ने खत्म नहीं कर दिया था, लेकिन उस बैंक अकाउंट को उन्होंने डोरमेंट कर दिया। डोरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि वो उस बैंक अकाउंट को हिस्टोरिक कंसिडर करने लगते हैं। आपको एक टाइम पीरियड दे देते हैं, आमतौर पर 6 महीने का होता है, कभी कभार 1 साल भी हो सकता है, कि उस टाइमिंग तक अगर आप बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करते तो वो उसको डोरमेंट कंसिडर करने लगते हैं। वो डोरमेंट कंसिडर करना और कुछ नहीं होता, वो डोरमेंट कंसिडर करना ये होता है कि जब आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट होता है, हर बैंक का जो डेटाबेस होता है ना, वो डेटा वेयर हाउसिंग पे बेस कर रहा होता है। हर बैंक के पास डेटा वेयर हाउस होता है, और डेटा वेयर हाउस होने का रीजन ही ये है कि बैंक को सबसे ज्यादा एनालिटिकल रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। एक बैंक को सबसे ज्यादा वीकली, मंथली, डेली एनालिसिस की जरूरत होती है। उनको पता होता है कि हम बैंक हमारा जो है उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरफ जा रही है।
ये बैंक प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ये बैंक लॉस की तरफ जा रहा है, इसको इन्वेस्ट किधर करना चाहिए, इसको कहाँ से लॉस आ रहा है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, बैंक को हमें क्या सर्विसेज देनी चाहिए। तो एक बैंक के अंदर बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा होता है, और ऑन दी अदर हैंड एनालिसिस तो हर वक्त बहुत ज्यादा हो ही रहा होता है। एक बैंक के अंदर ही हर वक्त ट्रांजैक्शन भी मैक्सिमम परफॉर्म हो रही होती है, हजारों लाखों लोग अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, अकाउंट खत्म करवा रहे होते हैं, मनी विड्रॉ कर रहे होते हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मनी जो है वो क्रेडिट करवा रहे होते हैं, डेबिट करवा रहे होते हैं, कार्ड यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर रहे होते हैं। तो इन तमाम सर्विसेज में हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा जो बैंक की सर्विस है वो स्लो हो जाए। तो हमेशा बैंक अकाउंट्स जो हैं बैंक्स, उनके पास डेटाबेस के दो पार्ट्स होते हैं। एक डेटाबेस उनका ऑपरेशनल डेटाबेस होता है जिसके ऊपर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, बैंक का अकाउंट्स ऐड करना, विड्रॉ करना मनी को ट्रांसफर करना। और एक डेटा वेयर हाउस वो बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन होती है जो कि हिस्टोरिक होती है, पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 50 सालों में लोगों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाए, उससे हमें बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स पता चलती हैं। हमें पता चलता है कौन से लोग हैं जो कि बैंक अकाउंट जो है वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, कौन से हमारे की कस्टमर है, कौन से हमारे की कस्टमर नहीं है, किनको अगर लोन की रिक्वेस्ट आ जाए तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको लोन देना चाहिए, कौन से वो कस्टमर है उनकी अगर लोन की रिक्वेस्ट आए तो उनको हमें लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो शायद पोटेंशियली हमें वापस नहीं करेंगे। तो इस पर्पस के लिए बैंक ने डेटा वेयर हाउस भी इंस्टॉल किया हुआ होता है। जब हम 5-7 महीने, साल भर अपना बैंक से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करते तो हमारा अकाउंट वो इस वाले से हमारा रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस से, ट्रांजैक्शन डेटाबेस से। और वो डेटाबेस में कौन से में चला जाता है हमारा अकाउंट? डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस में इसलिए क्योंकि हम हिस्टोरिक कंसिडर होने लगते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम वी हैड अ कस्टमर हु वाज हैविंग अ बैंक अकाउंट, और अब वो बहुत अरसे से उसने कोई हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जिनको देखकर आपको समझ में आएगा कि डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एनालिटिकल प्रोसेसिंग आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, एनालिसिस इनकॉर्पोरेट करना है अपने डेटाबेस के अंदर, तो आपको डेटाबेस की 2 रेप्लिकास बनानी पड़ेंगी। एक को आपको कहना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस या ऑपरेशनल डेटाबेस, और दूसरे को आपको कहना पड़ेगा डेटा वेयर हाउस। आई बिलीव मैं अब क्लियर कर पाई हूँ डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट। यस मैम। जी जी जी। मैम जो इनएक्टिव होते हैं वो डेटा वेयर हाउस में वो करते हैं ना ऑपरेशनल से। हाँ बिल्कुल, इनएक्टिव मतलब हिस्टोरिक ही उनको समझ लें कि वो हिस्टोरिक में चले जाते हैं, वो हम उनमें चले गए कि एक्टिव नहीं है तो हम एनालिसिस के लिए अभी भी यूज हो सकते हैं। हमारा रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ, हम इनवैल्यूएबल नहीं है, बल्कि हम हिस्टोरिक प्रोसेसिंग के लिए और एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए अभी भी पोटेंशियल है कि वो हमें देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हम किस कैटेगरी के कस्टमर हैं उनके, और हमारे फीचर्स किस तरह के कस्टमर से मिलते हैं। लेकिन अगर हम यूज करने लगते हैं तो हम वापस डेटा वेयर हाउस से बाहर आकर, अगर हम बहुत एक्टिवली अपने बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारा अकाउंट जो है वो कौन से, हमारा रिकॉर्ड कहाँ मौजूद होगा? ऑपरेशनल डेटाबेस के अंदर, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस की एक और इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आपके पास डेटा वेयर हाउसिंग होनी चाहिए। डेटा वेयर हाउस एक डेडिकेटेड आपका डेटाबेस जो कि सिर्फ रिपोर्ट जनरेशन के लिए काम कर रहा है, जिसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है, और ऑपरेशनल डेटाबेस आपका अलग मौजूद है। अच्छा, डेटा वेयर हाउसिंग की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। बिग डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास टेक्निक होती है। एक टेक्निक का नाम है इन मेमोरी कंप्यूटिंग। इन मेमोरी कंप्यूटिंग कहते हैं कि हम रैम का इस्तेमाल करें स्टोरेज के लिए। आमतौर पर डेटा स्टोर कहाँ होता है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, कंप्यूटर्स के अंदर। और हार्ड डिस्क के अंदर जो सिर्फ प्रोसेसिंग हो रही होती है वो रैम के अंदर हो रही होती है। तो जहां पर भी डेटा वेयर हाउसिंग इस्तेमाल होती है, जहां भी बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर एक्चुअली एक बड़ा डिफरेंट प्रोसेस ये होता है कि वहां पर जैसे फेसबुक का डेटा है, जैसे गूगल का डेटा है, जैसे ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है जो कि बिग डेटा के ऊपर काम कर रही हैं, वहां पर हार्ड डिस्क से ज्यादा इन मेमोरी कंप्यूटिंग हो रही होती है। जो सारा का सारा फेसबुक का डेटा होगा, जो सारा का सारा डेटा आपका गूगल का होगा, वो मेन मेमोरी में होगा। इन मेमोरी कंप्यूटिंग हो रही होगी, रैम के अंदर रहते हुए ही कंप्यूटिंग हो रही होगी, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क आ जाएगी, बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो
डिले होने के चांसेस ज्यादा है। तो वहां पर बिग डेटा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि वहां पर कंप्यूटेशन रैम के अंदर ज्यादा होनी है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बिग डेटा है तो आपको ह्यूज मेन मेमोरी की जरूरत है। अगर हम सखर आईबीए की एग्जांपल लें, सखर आईबीए के अंदर जिस तरह का डेटाबेस मौजूद है, तो हमें ह्यूज स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत है, लेकिन हमारी रैम एक सिग्निफिकेंट लेवल तक अगर वो काम कर रही है तो रैम हमें बहुत ह्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमारे स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ह्यूज होने की जरूरत है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर के बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा होता है, वहां पर इन मेमोरी कंप्यूटिंग हो रही होती है। और ये इन मेमोरी कंप्यूटिंग बेसिकली डेटा की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होती है। वहां पर टाइम बचाने के लिए और डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए वहां पर रैम जैसा ही मेमोरी, मेन मेमोरी इस्तेमाल की जाती है फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है। और दूसरा फिर हमें उनके साथ कुछ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड करना होता है ताकि हम रिपोर्ट जनरेशन कर सकें और हम अपने डेटा के ऊपर अच्छा सा एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। ये पार्ट क्योंकि आपको शायद अभी क्लियर नहीं होगा, तो इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग से, एनालिसिस से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अच्छा, ये मेरी स्लाइड जो है ना थोड़ी वापस चलेगी, इसलिए मैंने जल्दी समझा दिया। ये बिग डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक था इन मेमोरी कंप्यूटिंग। और अब हम वापस आ जाते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग में डीबीएमएस हमारा ऑपरेशनल डेटा होता है, डेटा वेयर हाउस हमारा करंट एंड हिस्टोरिक डेटा होता है, और डेटा वेयर हाउस की ही एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हम कहते हैं डेटा मार्ट। इसको हम थोड़ा सा भी देखते हैं। डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस है डेटाबेस जिसमें करंट और हिस्टोरिक दोनों तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, डेटा मार्ट क्या है? डेटा मार्ट एक डेडिकेटेड डेटा वेयर हाउस होता है, डेटा वेयर हाउस का एक सबसेट जो कि हर वक्त अवेलेबल होता है। एक मिनट, अगर मैं आप मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दें, मैं आपको थोड़ा दिखा सकूं। अच्छा जी, तो सॉरी आप लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुई 1 मिनट के लिए। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, अभी मैं YouTube की एग्जांपल आपको दे रही थी। YouTube तो आप सब लोगों ने देखा है और YouTube इस्तेमाल करते रहते हैं। YouTube जो है वैसे ही होता है, लेकिन YouTube का एक छोटा सब कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो उनके लिए काम करता है कि जो YouTube पर कोई ना कोई जिनका चैनल मौजूद होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपको कुछ एनालिसिस देता है। वैसे तो आपकी एनालिसिस आपकी अपनी मर्जी की हो सकती है, आप यूट्यूब से अपनी मर्जी के सवाल पूछें, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी। जैसे कि पिछले दिनों जब तक मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रही थी तो वो नजर आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में चैनल जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और जैसे जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस का टाइम शुरू हुआ है लास्ट 28 डेज में थोड़ा बेटर हुआ है, और कितने सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं, व्हाटएवर। तो ये मुझे थोड़ा एनालिसिस ग्राफिकल सूरत में दिखा पा रहा है।
ठीक है। फिर ये मुझे कुछ रेलेवेंट, अच्छा वैसे डेटा वेयर हाउसिंग की इम्प्लीमेंटेशन तो ये होती है कि आप उससे कुछ भी एनालिटिकल क्यूरीज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ गेस्ट क्यूरीज होती है, आपको पहले से अंदाजा होता है कि कोई एनालिसिस क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूट्यूब वालों ने हमारे लिए एक छोटी सी मार्ट वाली फैसिलिटी रखी हुई है, कुछ क्यूरीज के जवाब हमें वो दे ही देते हैं हर वक्त, ठीक है। फॉर एग्जांपल के ये कि कितने लोग ऐसे हैं कि हो सकता है कि कोई सब्सक्राइबर इस बात में इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि कितने लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते हैं और कितने लोग हैं वो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, ठीक है। आपके मैक्सिमम लोग जो आपकी वीडियोस को एक्सेस करते हैं वो कौन सी लोकेशन से हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान से कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने पूछी नहीं है क्यूरीज, मैंने कभी यूट्यूब से नहीं पूछी, लेकिन यूट्यूब मुझे इन क्यूरीज का ऑटोमेटिकली जवाब दिखाता है, ठीक है। वो मुझे इवन एज और जेंडर की भी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है तो वो मुझे नहीं दिखा पा रहा, वरना वो ये भी दिखा पाएगा कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मेरी वीडियो को व्यू करते हैं उनकी एजेस किस एज ग्रुप के अंदर है वो, और कौन से जेंडर है, मेल ज्यादा देखते हैं फीमेल ज्यादा देखते हैं। तो ये एक्चुअली समझाने की बात ये है कि कुछ हमने कुछ क्यूरीज जो है, एक और एंगेजमेंट का भी यहाँ पर टाइम है कि कितने लोग अगर कोई वीडियो को लॉग इन करता है तो वो कितने टाइम तक देखता है, कितने आवर्स तक देखता है, कितने आवर्स तक नहीं देखता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये कुछ बता रहे हैं कि हाँ कोई 1 आवर तक देखता है, कोई 2 आवर्स तक देखते हैं, ये एवरेज व्यू टाइम है, ठीक है। इसके अलावा रीच को थोड़ा सा देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ रीच कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितने लोग हैं जो कि यूट्यूब के थ्रू ही, सर्च के थ्रू ही इस वीडियो को देख रहे होते हैं, कितने लोग होते हैं जो डायरेक्ट कहीं अननोन सोर्स से आ जाते हैं जैसे कि LMS या किसी ऐसे सोर्स से, कितने लोग हैं जो कि चैनल पेजेस को लिंक करके रिकमेंडेशन के बेसिस पर आ जाते हैं। ये सारा छोटा मोटा एनालिसिस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये डेटा वेयर हाउस तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन डेटा मार्ट की फैसिलिटी कह सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का एनालिसिस शॉर्ट लेवल पर, ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज इनकॉर्पोरेट की हुई है, इसको हम कहेंगे डेटा मार्ट। डेटा मार्ट आपके डेटा वेयर हाउस से पिक करके छोटी छोटी समरीज आपको दिखा सकता है कि आपके कैजुअल यूजर्स कौन कौन से हैं, आपके ये डैशबोर्ड मैनेजमेंट, ये यूट्यूब का जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी एक्चुअली डैशबोर्ड मैनेजमेंट ही कहलाती है, ये जो है इसको हम डैशबोर्ड ही कहते हैं। ये डैशबोर्ड भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये डैशबोर्ड आप देखें तो ये मुझे उस चैनल का छोटा सा एनालिसिस दिखा रहा है, ठीक है, कि कितने सब्सक्राइबर हैं, करंट सब्सक्राइबर कितने हैं, पिछले 28 डेज में सब्सक्राइबर कितने ऐड हुए हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड मैनेजमेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर LMS का कोई डैशबोर्ड आप मैनेज करना चाहें एज अ स्टूडेंट, आप अपने डैशबोर्ड पर क्या रखना चाहेंगे? आप LMS के स्टूडेंट हैं, सखर IB के स्टूडेंट हैं, फिलहाल आप लॉग इन होते हैं तो आपके सिर्फ एनरोल्ड कोर्सेज आपको दिखाता है। अगर हम एक डैशबोर्ड एसोसिएट करना चाहें सखर IB के साथ तो उस डैशबोर्ड पर क्या होना चाहिए? कि कितने आवर्स में हम LMS को यूज करता है, LMS को यूज करता है, वीडियो वगैरह आपने देखने कितने में, आवर्स पे ऐसा LMS को यूज किया है? आवर्स, चलो आवर्स तो वो थोड़ा बहुत बताता भी है। अगर अभी जो परफॉर्मेंस को प्लान इम्प्लीमेंटेड करें, नहीं है वो डैशबोर्ड में और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर परफॉर्मेंस मैं में एज अ टीचर बात करूं तो मैं एज अ टीचर ये देखना चाहूंगी कि भाई कितने % बच्चे हैं जो कि असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं टाइमली, कितने % नहीं करते, कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो लेक्चर को जो है वो पूरा सुनते हैं और कितने % है जो पूरा नहीं सुनते हैं, अधूरा चले जाते हैं, कितने % है कि जो कौन कौन से वो कंटेंट्स हैं, कौन कौन सी वो असाइनमेंट्स हैं कि जो बच्चे टाइमली सबमिट कराते हैं। रिजल्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड देखना चाहूंगी ना। अगर मुझसे कोई पूछे LMS पर क्या डैशबोर्ड होना चाहिए तो मैं उनको कहूंगी कि भाई रिजल्ट से रिलेटेड, जैसे ही मैं LMS खोलूं तो मुझे हर स्टूडेंट की प्रोफाइल से रिलेटेड थोड़ा डैशबोर्ड नजर आ रहा हो कि भाई ये स्टूडेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसका एक ग्राफ मुझे नजर आ जाए और मुझे पता चल जाए कि इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कहाँ वीक जा रही है, कहाँ सही जा रही है, क्या वो पंक्चुअल है क्लास में, अटेंडेंस उसकी सही है या नहीं है, अटेंडेंस ठीक है तो वो असाइनमेंट्स में पंक्चुअल है या नहीं है, या अगर स्कोर वो कितना ले रहा है। तो ये कुछ डैशबोर्ड मैनेजमेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेटा मार्ट।
डेटा मार्ट कुछ भी नहीं है, सबसेट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस होता है। डेटा वेयर हाउस में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्यूरीज आप पूछ सकते हैं। डेटा वेयर हाउस से तो आप कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर डेटा वेयर हाउस का एक छोटा सबसेट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा मार्ट, और उसके अंदर आपकी डैशबोर्ड मैनेजमेंट, शॉर्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट आ गई, आपके यूजर्स आ गए, वगैरह वगैरह। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। तो उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। इससे थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अभी तक हमें डेटा स्टोर करने के दो टेक्निक्स पता है। पहली टेक्निक है 2 डायमेंशनल, टेबल्स की सूरत में। अगर आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का स्टोर करने के लिए, तो पहला तरीका जो आपके जहन में आएगा वो आपके जहन में टेबल आएगी, ठीक है, 2 डायमेंशनल। उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जब आप बना सकते हैं जब आपका डेटा टेबल की सूरत में होता है। मार्क्स इस तरह से स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है, सैलरीज इस तरह से, पेरोल इस तरह से स्टोर की जा सकती है। अच्छा, एक और तरीका है हमारे पास बिग डेटा। बिग डेटा की सूरत वो है कि जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP। OLAP भी एक टूल है, खरीद सकती है कंपनी, और वो MS एक्सेस जैसी ही कोई चीज है कि जहां पर टेबल्स क्रिएट हो सकती है, मगर वहां पर टेबल क्रिएट नहीं होती। समझने की बात ये कि वहां पर जो डेटा होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि डेटा को 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाया गया है। यहाँ पर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, अब वो प्रोडक्ट अगर एक डायमेंशन में देखें तो वो प्रोडक्ट की प्राइसेस दिखा रहा है, ठीक है। अगर एक डायमेंशन में देखेंगे तो वो मुझे प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइसेस दिखा रहा है, लेकिन दूसरे डायमेंशन में देखेंगे तो वो मुझे प्रोजेक्टेड प्राइसेस दिखा रहा है, ठीक है, या एक्सपेक्टेड प्राइसेस दिखा रहा है कि कितनी प्राइसेस में बिकेगी। और अगर एक और डायमेंशन में देखूंगी तो वो मुझे पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से दिखा रहा है, ईस्ट रीजन का अलग से दिखाएगा, वेस्ट रीजन का अलग से दिखाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं OLAP की सूरत में, ठीक है। और सखर IBA जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बैंक है, उनके लिए बहुत ही काम की ये टूल है कि जहां पर डेटा को 3 डायमेंशनल वे में स्टोर किया जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम सखर IBA की बात करें तो सखर IBA में क्या 3 डायमेंशंस हो सकती हैं डेटा को स्टोर करने की? स्टूडेंट रीजन हो सकता है। एक तो स्टूडेंट ही हो सकता है, एक डायमेंशन में मुझे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नजर आ रहा है जो आप बना चुके हैं। ये एक व्यू अगर मैं इस वाली डायमेंशन को देखूं सिर्फ सामने सामने की, तो इस डायमेंशन में ये इतनी शीट तो आप एक्सेल पे, एक्सेस पे बना ही चुके हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन ये है कि उस डायमेंशन में अगर मैं डेटा को देखती हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स नजर आते हैं, स्टूडेंट के नाम नजर आते हैं, और उन स्टूडेंट्स की मुझे रिजल्ट नजर आती है। लेकिन मैं उस क्यूब को अगर थोड़ा सा घुमा कर देखूं तो अभी भी मुझे स्टूडेंट्स नजर आएंगे, मगर अब मुझे उनका स्कॉलरशिप व्यू नजर आ रहा है, स्टूडेंट की फीसेस नजर आ रही है, उनकी कितनी फीस उन्होंने पे की है, कितनी नहीं की है, कौन से स्कॉलरशिप पे, कौन से स्कॉलरशिप पर नहीं है, ठीक है। अगर उनकी जीपीए यहाँ से जीपीए से कनेक्टेड हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी 3+ जीपीए आ रही है तो वो कौन सी स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हो रहे हैं, विजिबल होने शुरू हो गए। अगर उनकी जीपीए जो है वो डाउन हो गई है तो वो कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनका एक स्कॉलरशिप व्यू भी हो सकता है, एक टीचर व्यू भी हो सकता है, ठीक है, एक उनका लाइब्रेरी व्यू भी हो सकता है कि कौन कौन सी बुक्स उन्होंने परचेज की हुई है, नहीं की हुई है। अब एक ही क्यूब होगा, डेटा क्यूब की सूरत में स्टोर होने का फायदा ये होता है कि उसमें एनालिसिस आसान हो जाता है। ये टेबल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता बल्कि क्यूब स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और आप डेटा को घुमा के किसी भी डायरेक्शन में मूव करके देख सकते हैं, और जब आप उसको मूव करके देखेंगे तो आपको डेटा उस रिफ्लेक्शन से नजर आने लगेगा। क्लियर हो रही है बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आई बिलीव कि आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। यस मैम। क्लियर है?
जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो वीडियो आगे नहीं लेनी चाहिए हमें। एक्चुअली एमएस एक्सेस के ऊपर ये एक रैपर चढ़ा दिया जाता है, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, और एमएस एक्सेस के एक रैपर से हमें वो ओलैप दिखने लगता है। ये विजिबल नहीं है, एग्जांपल्स कोई ऐसी हो। एक्चुअली हमारी जो डिफरेंट टेबल्स होती हैं वो इस तरह से ही होती है ना, कि जैसे मैंने एमएस एक्सेस में भी आपको जो छोटा सा ट्यूटोरियल दिया था वो यही था कि आप डिफरेंट टेबल्स स्टोर कर सकते हो, उनका आपस में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। हमने बहुत सारी टेबल्स बनाई, हमने स्टूडेंट की टेबल बनाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बनाई, उसके रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन बनाई। तो यहाँ पर भी देखें कि एक प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट की टेबल मौजूद है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की टेबल है, ये कस्टमर की टेबल है, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास एक सेल्स की टेबल है, ठीक है, फैक्ट इंटरनेट सेल्स। अब फैक्ट की टेबल के अंदर हमारे पास ये किससे कनेक्टेड है, ये ऑर्डर की टेबल से भी कनेक्टेड है, और ये ऑर्डर ही समझ लें, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्ट से भी कनेक्टेड है। तो ये ऑर्डर जब भी होगा तो ये ऑर्डर किसी भी प्रोडक्ट का होगा और किसी कस्टमर ने किया होगा, ये कनेक्शन हमें दिखा रहा है। तो असल में देखें तो एक तरह से तो ये 3 टेबल्स है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर कस्टमर ने किया, लेकिन अगर हम इसको कंबाइन करके देखना चाहें तो इसको हम क्यूब शक्ल में भी देख सकते हैं, और इसको मूव करके क्यूब को अपसाइड डाउन लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। वो व्यू अच्छा होता है और उसको हम अच्छे वे में एनालिसिस कर सकते हैं। हम उसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर सेल डाउन हो रही हो तो फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि जहां जहां सेल डाउन है वहां वहां इस क्यूब को जो है रेड कर दो। तो अगर 50% से सेल कम होगी तो वो रेड हो जाएगा, और रेड होते ही मुझे फौरन पता चल जाएगा कि वो कौन से कस्टमर्स हैं कि जिनकी वजह से रेड हो रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा जो है वो एनालिसिस में हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए। इसको हम कहते हैं ओलैप। अच्छा, जहां पर हम बात करते हैं ओलैप की, तो ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि बुक्स के अंदर एक और चीज का नाम लिखा गया जिसको हम कहते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये OLTP ओलैप नहीं है, इसको इससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। कभी कभार डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग तो यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिंपल TPS की बात हो रही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सके, यानी कि शॉपिंग ऑनलाइन हो सके, ऑर्डर ऑनलाइन किया जा सके, बुक को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सके, ठीक है किसी भी लोन को ऑनलाइन जो है वो अक्वायर किया जा सके। तो ये सब चीजें जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का बिजनेस इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इंपॉर्टेंट बात कहने की है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक अलग फील्ड है जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को के ऊपर बात कर रही है, लेकिन दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग की बात होती है। अच्छा, आखिरी टॉपिक आज की क्लास का बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो है हमारे पास डेटा माइनिंग। तो ये जो एनालिटिकल टूल्स हैं इनके अंदर क्या चीज ऐसी इंप्लीमेंट की जाए कि हमें डिसीजन मेकिंग में मदद की जाए। डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद होगी, तो उसके लिए एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए जो अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उस टेक्निक को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपल माइनिंग पूछूं, डेटा को हटा देते हैं, मैं आपसे सिंपल माइनिंग पूछती हूँ, माइनिंग किसको कहते हैं? माइनिंग किसको कहते हैं? हसनैन, हैदर? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब वो प्रोसेस यूज होता है। जी जी, दोबारा बोलेंगे? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको माइनिंग बोलते हैं। किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मिनरल्स वगैरह को, ठीक है। अगर हम यहाँ कोल पे माइन की बात करें, सॉल्ट माइन की बात करें, माइन होती है कि जमीन के अंदर मिनरल्स मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है, डायमंड मौजूद है। अच्छा, वो जमीन के अंदर कहीं मौजूद है। डायमंड ऐसी चीज है, खुदा ना खास्ता अगर कोई यहाँ पर वोल्केनो एरप्ट हो जाए और सब कुछ हमें वो नजर आए, उसके बाद जो उसकी सिचुएशन होती है, डिस्ट्रक्शन जो हुई होती है,
वहां पर इधर उधर पत्थर रॉक्स गिरे हुए होंगे, अच्छा वहां पर डायमंड हो सकता है, लेकिन उस डायमंड को हम पहचानेंगे नहीं कि ये डायमंड है, वहां पर वो हमें कचरे की तरह, मिट्टी की तरह, ढेर की तरह ही लग रहा होगा। ठीक है, तो जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं कि जमीन के अंदर मौजूद है मिनरल्स, लेकिन वो यूजेबल ही नहीं होते, हम उनको पहचान ही नहीं सकते, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको यूज नहीं कर सकते। माइनिंग का प्रोसेस ये होता है कि जमीन को डिग किया जाए, जमीन के अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आया जाए। अगर जमीन के अंदर डायमंड मौजूद है तो डायमंड को पहले निकाला जाए, पहचाना जाए, और उसको साफ करके रिफाइन करके उस शक्ल में लाया जाए कि उसको पहचाना जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले। अगर जमीन के अंदर कहीं सॉल्ट मौजूद है तो सॉल्ट को निकाल कर उसको इस रिफाइन शक्ल में लाया जाए कि उसको यूजेबल किया जा सके। जैसे माइन के अंदर डेटा का सॉल्ट का, कोल का हशर होता है, डायमंड का हशर होता है, वैसे ही हमारे टेबल्स के अंदर, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा का हाल होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा का अंबार मौजूद होता है, बहुत सारा डेटा मौजूद होता है, मगर वो डेटा यूजेबल फॉर्म में ही नहीं होता। उस डेटा को देखकर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, आप रिजल्ट्स तक ही नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कभी इन्वेस्टिगेशन वाली कोई पुरानी, आप कोई इन्वेस्टिगेशन वाली, मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली हॉलीवुड की या बॉलीवुड की सीआईडी वगैरह करते हैं जैसे, जी सीआईडी वगैरह ज्यादा करते हैं ना मैम, जो हाँ, वही इन्वेस्टिगेशन। उनके पास इतने फाइल्स मौजूद होती है, फिर वो क्या करते हैं कि किसी पुराने से ऑफिस में जाते हैं, वहां पे धूल मिट्टी होती है, और उस धूल मिट्टी के अंदर से वो सब साफ करके एक पेपर निकाल लेते हैं, और वो एक पेपर के अंदर एक्चुअली सारी डिटेल मौजूद होती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज यही हाल होता है कि हमारे पास टेबल्स होती है, हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, लेकिन वो जो डेटा होता है ना, वो यूजफुल फॉर्म में नहीं होता। तो डेटा माइनिंग कहते हैं उस टेक्निक को कि जो आपके डेटा के अंदर से हिडन इंफॉर्मेशन निकाल सके, उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, आपके जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ऑलरेडी डेटा के अंदर वो चीज मौजूद होती है, डेटा माइनिंग से कोई नई चीज आ नहीं जाती है, लेकिन वो जो ऑलरेडी डेटा के अंदर मौजूद थी और पहचानी नहीं जा रही थी, उसको पहचानने के लिए जो प्रोसेस काम में आता है उसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग आपके टेक्स्ट के अंदर से, आपके डेटा के अंदर से हिडन पैटर्न्स निकाल देता है। कैसे निकालता है? डेटा माइनिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास, क्लासिफिकेशन होती है, क्लस्टरिंग होती है, एसोसिएशन होती है, सीक्वेंसेस होती हैं, फोरकास्टिंग होती है, वगैरह वगैरह। जैसे कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या कर सकती है? क्लासिफिकेशन किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है। वो कह सकती है कि ये ग्रुप ए में बिलोंग करता है, ग्रुप बी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तो आप किन ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएंगे? अगर मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो आप किस बुनियाद पर करेंगे? क्लास को मैम मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, मेल और फीमेल में हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि जो है वो कोई एक ज्यादा हो गया, एक ग्रुप जो है वो दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो हो सकता है कभी कभार ना हो। अच्छा, जेंडर की बुनियाद पर भी डिवाइड कर सकते हैं, और किस बुनियाद पर डिवाइड कर सकते हैं? ग्रेड्स, ग्रेड्स की बुनियाद पर डिवाइड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप की बुनियाद पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये क्लासेस, अब ये आप ह्यूमन बीइंग है तो आपने इजीली कर लिया। आपको मैं कोई भी क्राइटेरिया दूंगी ना, आप मुझे उस क्राइटेरिया पर डिवाइड करके दे देंगे। इवन मैं आपको ये भी क्राइटेरिया दे दूंगी कि टीचर की लाइक करने पर आप डिवाइड कर दें। एक टीचर, मैंने आपको केस स्टडी दे दिया कि कौन लाइक करता है, कौन डिसलाइक करता है, आप इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसा है ना, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, आप इंटेलिजेंट है। लेकिन मशीन नहीं कर सकती आमतौर पर। अगर मैं किसी मशीन को कह दूं कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, तो वो नहीं कर सकती। लेकिन डेटा माइनिंग किसी ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर सकती है। वो ग्रुप जेंडर हो सकता है, जेंडर की बुनियाद पर डिवाइड कर दें। वो ग्रुप इंटेलिजेंस हो सकती है, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर डिवाइड कर दें कि ये इंटेलिजेंट है, ये नॉन इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप होल्डर है, ये स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। ठीक है, कोई बैंक अपने कस्टमर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, वैल्यूएबल कस्टमर, नॉट वैल्यूएबल कस्टमर्स। तो उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई मैसेज जाना है, कोई प्रमोशन के बारे में पता लगाना है, वैल्यूएबल कस्टमर को दिया जाए, नॉट वैल्यूएबल को ना दिया जाए। कोई डिस्काउंट ऑफर करना है, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम डिटेक्ट कर पाए ये मेरा वैल्यूएबल कस्टमर है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस नजर आए, ये मेरा वैल्यूएबल कस्टमर नहीं है, इसको डिस्काउंटेड प्राइस नजर नहीं आए। ठीक है,
तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप्स में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर तो होती है, लेकिन अगर ये कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो ये बहुत काम की हो सकती है। जैसे डिस्काउंट की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि अगर आपको प्राइस डिस्काउंट देना है, आप कहते हैं हर किसी को मुझे डिस्काउंट नहीं देना, लेकिन हाँ जो बहुत वैल्यूएबल है, जो मेरे पास शॉपिंग करता रहता है, उसको मुझे डिस्काउंट दे देना है। तो आप वैसे तो फिजिकल बैठना जरूरी है ना, दुकानदार ये काम कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम तो ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो कंप्यूटर सिस्टम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, उसके अंदर डेटा माइनिंग की कैपेबिलिटी है, वो कस्टमर की क्यूरी आती है तो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये कस्टमर मेरा वैल्यूएबल है या नहीं है, तो फिर वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस भी दिखा सकता है। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, 1 मिनट आप प्लीज होल्ड कर सकते हैं। जी बेटा जल्दी बोलिए। वालेकुम सलाम। मैं क्लास ले रही हूँ, आप बोलो। हाँ बाद में कर लेना, चलो 12 बजे के बाद कॉल करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 10,000 रुपए और आपसे कोई लोन लेने आता है, आपसे कोई मांगना चाहता है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए। दोनों बातें पॉसिबल है, हो सकता है आप दे दें और हो सकता है आप ना दें। किस बुनियाद पर डिसाइड करते हैं आप कि ये जो है इसको देना चाहिए लोन या नहीं देना चाहिए? मैम एक तो हिस्टोरिकल हो गया, अब वो नया बंदा है और ना, चले हिस्टोरिकल तो तब होगा कि जब आप उसको जानते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल में क्या देखेंगे, चले ये बताएं। कि वो पहले से अगर सपोज मतलब लोन लिया है या किसी दूसरे बंदे से लिया है, वो ईमानदार है कि नहीं है, कहीं चोर तो नहीं है। आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि उसने पहले लोन लिया हुआ है और वो वापस किया था या नहीं किया था। अगर वो पहले से लोन लेकर वापस नहीं कर सका तो इसका मतलब है कि वो आपसे फिर क्यों ले रहा है। ठीक है, आपने एक फीचर आइडेंटिफाई किया। और कोई फीचर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पूछेंगे मैम, एज अ सिक्योरिटी उसको रख लेंगे। उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास बिलोंगिंग्स कितनी है, ऑलरेडी उसके पास गाड़ी है, उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास बंगला है, वो आपसे पैसे लेने आ गया है। बिल्कुल सही, तो ये आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। और कोई चीज? तो अब ये देखे ना, ये दोनों बातें आपने जो मुझे एग्जांपल दी, रियल वर्ल्ड में हमारे लिए कितना मुश्किल है। मुझसे कोई उधार मांगने आता है, हालांकि मैं इंसान हूँ, हालांकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इवन देन जब मेरे पास कोई आएगा तो मुझे उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता। मुझे नहीं पता कि उसने पहले किसी से उधार मांगा था या नहीं मांगा था, मुझे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता। लेकिन कितना ही मजे की चीज है कि अगर हमारा कंप्यूटर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी इलेक्ट्रॉनिक हो, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा हो, तो उस बंदे का ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा ना। अगर हम सबकी कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्टेंस मौजूद है तो कंपनी देख सकती है कि ये कस्टमर जो है, या ये बैंक देख सकता है कि जो कस्टमर मुझसे लोन मांग रहा है एक्चुअली वो पहले कितने बैंकों से लोन मांग चुका है। ठीक है, और अगर वो पहले लोन ले चुका है और वो डिफॉल्टर है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम उसको कितनी आसानी से ट्रैक कर सकता है। ह्यूमन बीइंग के लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो कितना ही आसान है ना। और यही बात कि वो फाइनेंशियली कितना सिक्योर है या नहीं, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए ट्रैक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज इंटरनेट ने बड़ा ही तंग किया हुआ है हमें। स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी आप लोग? यस मैम। अच्छा, इसी तरह एक और चीज, यस मैम। क्लस्टरिंग, ग्रुप कर देना, चीजों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको अपने कस्टमर्स को, मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो उसको अच्छा तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करते हैं? प्रोडक्ट की बेसिस पे, कस्टमर की बेसिस पे, क्या कस्टमर में रीजन की बेसिस। मुझे सक्कर आईबीए के स्टूडेंट्स की मार्केट सेगमेंटेशन करनी है, तो मैं कैसे सेगमेंटेशन करूं सक्कर आईबीए की मार्केट की? डिपार्टमेंट्स की बेसिस। डिपार्टमेंट्स मार्केट तो नहीं हुए, मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रही हूँ मैम। इसमें ना कि मतलब स्टूडेंट के बेस पे, जैसे कि कोई
प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इनके लिए प्रोडक्ट लाती है, तो मतलब कोई अपर क्लास का स्टूडेंट होता है, या आप ये देखोगे कि यहाँ कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, मिडिल क्लास के है तो उनके लिए उसी तरह की चीज लाओगी। ठीक अगर है, ये तो आप स्लम्स है अपर तो क्लास, वेरी गुड। तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस की बुनियाद पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को, कि हमारी मार्केट जो है वो एलीट क्लास भी है उसमें, और उसमें जो है वो मिडिल क्लास भी है। ठीक, एक इस बुनियाद पर मार्केट्स को सेगमेंट किया जा सकता है। और मैम उनकी ज्योग्राफी और एरिया को देखे कि स्टूडेंट कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं, और मतलब उनमें वेरी से गुड, कौन से एरिया की ज्यादा बुनियाद पर स्टूडेंट हम है। उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन से लोग जो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से लोग किस ज्योग्राफिकल एरिया यस से मैम, बिलोंग और कर रहे उनको कौन सी चीजें पसंद है मैम, इस हैं, तरह उनको की कौन उनकी सी चीजें पसंद के पसंद है। मुताबिक टारगेट करें। ठीक है, और कोई सेगमेंटेशन की टेक्निक? इंटरेस्ट आपने और कौन सी चीजें उनको पसंद है, आपने एक में बताया, हम इसको अलग भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या है। हमारे कस्टमर जो है वो जो पढ़ाई के इंटरेस्ट वाले हैं। जी हसनैन हैदर, बोलें कुछ। डेमोग्राफिक में, हाँ बिल्कुल, डेमोग्राफिक में क्या आ गया? एज, जेंडर, हाँ एज, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो अब यही बात है कि ये फिजिकल मैनेजर के करने का काम होता है, और जब आप करने बैठेंगे आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर पता चलेगा कि ये मार्केट सेगमेंटेशन एक हेल जॉब है। सही कैसे सेगमेंट बनाऊं मैं मार्केट का, मुझे नहीं पता। मैं कोई जा जाके थोड़ी देख रहा हूँ कि वहां पर कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, और कस्टमर कौन सी लोकेशन से आ रहा है कौन सी नहीं। एक फिजिकल मैनेजर के लिए ये बहुत हेल जॉब है कि वो मार्केट को सेगमेंट करे, क्लस्टर करे। लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा माइनिंग को इस्तेमाल करते हुए मार्केट सेगमेंटेशन क्लस्टरिंग की टेक्निक है। सिंपल क्लस्टरिंग का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपका कंप्यूटर आपको खुद क्लस्टर करके दे देगा। ठीक है, तो डेटा माइनिंग इतने काम की चीज होती है कि क्लस्टरिंग उसके लिए एक क्लिक का काम होता है। आप कहते हैं कंप्यूटर क्लस्टर में डिवाइड करो मेरे कस्टमर को, आप क्राइटेरिया बताते हो, वो खुद ही आपके जो कस्टमर्स है उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। तो सिंपल डेटा माइनिंग टेक्निक है, और आपके कितने काम की हो सकती है। अच्छा, इसी तरह एसोसिएशन, दो चीजों का लिंकेज होना, ये बहुत इस्तेमाल होती है स्टॉक्स के अंदर, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर। कि फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में भी लोग ये करते हैं कि भाई दूध और पत्ती को साथ साथ रखते हैं, कि अगर कोई दूध लेने आया तो वो पत्ती भी लेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉप पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप जो है वो मोबाइल फोन किसी को दे रहे हैं और कोई मोबाइल फोन परचेज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको कोई मोबाइल सर्विस भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसको कोई प्रीपेड पोस्टपेड सर्विस भी सजेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बंदे ने सेल फोन लिया है तो अब उस पे कार्ड तो वो डेफिनेटली लोड करेगा। तो ये एसोसिएशंस, आपको कुछ एसोसिएशंस तो बहुत ऑब्वियस होती हैं, आपको पता चल जाती है, मगर कुछ ऑब्वियस नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर कैफेटेरिया वालों से बात करें तो कस्टमर जब ये यहाँ से चिप्स ले लेता है तो उसके बाद वो चाय जरूर लेता है। या अगर वो फॉर एग्जांपल क्लास की ये टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग में ये वाली चीज जरूर बिकती है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम अगर वहां पर एसोसिएटेड हो तो इस तरह की एसोसिएशन मिलाने में बहुत माहिर होता है, और वो आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐसे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स दे देता है, वो आपकी मार्केटिंग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और यही वो सारी टेक्निक है जो कि हम सीआरएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीआरएम में कहा था कि सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, जो कि कस्टमर की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आपके हर कस्टमर को एक नंबर दे सकता है। वो कस्टमर को नंबर किस बुनियाद पर देगा? वो कस्टमर को इसी बुनियाद पर देगा। उसको क्लासिफाई कर रहा होगा, उसको किसी क्लस्टर में डाल रहा होगा, उसको किसी चीज के साथ एसोसिएट कर रहा होगा। तो हम कस्टमर की वैल्यूज को इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं, the major CRM software products support business processes, sales, services, marketing, integrating customer information in many different sources। इस तरह से आप अपने जो MIS है उसके अंदर CRM कैपेबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और ये बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस की ही एक इम्प्लीमेंटेशन है अगर आपने CRM इम्प्लीमेंट कर रखा है तो। जी जी, रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल अपलोड करूंगी तरह। ठीक है, तो अगर हम अपने सीआरएम में ये डेटा माइनिंग अप्लाई करना चाहते हैं, हम लॉयल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो जाहिर है ये क्लस्टर कर सकते हैं ना, दो पार्ट्स में क्लस्टर कर सकते हैं कि ये हमारे लॉयल कस्टमर है, ये हमारे लॉयल नहीं है। प्रॉफिटेबल कस्टमर, अब प्रॉफिटेबल कैसे पता चलेगा? हम उनकी कोई देख रहे होंगे ना, उनकी सेल देख रहे होंगे कि भाई ये कितने हमसे परचेज करते हैं।
मंथली बेसिस पर कितना परचेज करते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट में हमसे परचेज करते हैं या नहीं, तो हम उनको इजीली इस बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो रेगुलर परचेज करते हैं और जो बड़ी अमाउंट में परचेज करते हैं, ज्यादा फायदा देते हैं, वो हमारे क्लासिफिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे कस्टमर हमसे बाय क्या करना चाहते हैं, खरीदना क्या चाहते हैं, ये एसोसिएशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन टेक्निक्स के थ्रू हम अपने सिस्टम के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये सारा जो आज की क्लास की डिस्कशन है, ये आपको ज्यादातर चैप्टर नंबर 6, कुछ चैप्टर नंबर 12 और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वाला जो चैप्टर था आई बिलीव 3, उसमें मिल जाएगी। ये हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं अपना सेशन MIS का। आई बिलीव आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हुई होंगी। कोई क्वेश्चन है? मैम आपने कहा कि जो ऑनलाइन बिजनेस होती है उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस में? नहीं, ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर दो चीजें हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक चीज हो सकती है OLAP और दूसरी चीज हो सकती है OLTP। ये मैंने दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। OLTP का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, सक्सेसफुली ऑनलाइन ऑर्डर चला जाए, सक्सेसफुली प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का ताल्लुक किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग से होता है। OLTP का कोई ताल्लुक बिजनेस इंटेलिजेंस से नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर OLAP अगर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस डालनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी है, तो वो OLTP से नहीं आएगी, वो OLAP से आएगी। OLAP होता है 3 डायमेंशनल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करने का टूल। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये दिखा दूं, स्लाइड्स तो मैं यहाँ पर अपलोड कर ही चुकी हूँ। ये आपका आज का वीक पड़ा हुआ है, इसमें स्लाइड्स तो अपलोडेड हैं और अभी ये सेशन से फारिग होकर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी तीनों अपलोड कर दूंगी। 3 पार्ट्स में होंगी आज, क्योंकि बीच में एक दफा कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया था। और ये 2 हमारी प्रेजेंटेशन है। बिजनेस प्लान आप यहाँ सबमिट करेंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन आप यहाँ सबमिट करेंगे। ये आपकी आसानी के लिए एक छोटा सा प्लान मैंने डाल दिया है। इस प्लान को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लान में और क्या क्या होगा। इससे रिलेटेड मैम आपको जी मैम मेरी प्रेजेंटेशन तो हो गई थी ना? बेटा, प्लान की प्रेजेंटेशन अलग है, वो तो ऐसी नॉन क्रेडिट प्रेजेंटेशन है, उसके मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, ओके ओके। वो तो आपने मतलब मेरे ऊपर मेहरबानी की थी प्रेजेंटेशन देकर, आपका फेवर था मेरे लिए, लेकिन अब आपको अर्न करनी है मार्क्स। मैम प्रेजेंटेशन क्लास में देनी होगी या रिकॉर्ड करना होगा हमने? रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश होंगी मैं। लास्ट में दे सकते हैं नेक्स्ट जूम सेशन में, मगर मैं खुश थोड़ी कम होंगी। ओके। वो इसलिए क्योंकि अगर सारे लोग क्लास में देंगे तो फिर पूरी नहीं होगी ना 3 घंटे में। रिकॉर्ड कर देंगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। लर्निंग तो हो जाएगी ना मैम, सब क्लास में प्रेजेंट करेंगे तो हमारा भी कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन वो पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है ना। बात सजेशन बेहतरीन है, मगर ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सेशन बचा है, एक क्लास बची है और 28 आप स्टूडेंट्स हैं, तो 5-5 मिनट भी मैं सबको दूं ना तो नहीं हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाकर सबमिट करें और आपकी लर्निंग डेफिनेट हो जाएगी। मैंने आपको अभी अपना यूट्यूब चैनल दिखाया है, मैं सारे बच्चों की वीडियोस जो है ना अपलोड कर देती हूँ, उनसे पूछ के पहले उनसे इजाजत लेती हूँ कि आपको एतराज तो नहीं है, और अगर उनको एतराज नहीं होता तो मैं वो यूट्यूब पर डाल देती हूँ, दुनिया देखती है, फिर सबकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे की देख भी सकते हैं वीडियोस, एक दूसरे को कमेंट भी कर सकते हैं, तो वो तो वीडियो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, वो आगे शेयर हो जाती है। वो तो लॉन्ग, अभी क्लास में प्रेजेंटेशन कितने लोग सुनेंगे? 2 लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर वो आप वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं तो आप शेयर करते हैं लोगों से, वो शेयर ज्यादा और बड़े पैमाने पे हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। आगे आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं, सही कह रहे हैं। मेरा सजेशन है, मैं बहुत खुश होंगी अगर आप वीडियो बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे तो मैं जाहिर आपको बाउंड तो नहीं कर सकती, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। मैम बिजनेस प्लान में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है मैम? बेटा एक तो फिलहाल मैंने जो है एक सैंपल बिजनेस प्लान यहाँ पर बनाया अपलोड कर दिया, इसको तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन आज के दिन में मुझे 2 दिन दें, संडे तक का टाइम मुझे दें, तो मैं एक प्रॉपर वो फॉर्मेट भी अपलोड कर दूंगी जो मुझे चाहिए, कि वो जरूरी होना चाहिए। मिनिमम अपलोड, ये तो मैक्सिमम है,
मैक्सिमम ये कि ये सब हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया भी अपलोड कर दूंगी आज ही या मैक्सिमम कल तक, ठीक है? मैम ओके जो पीपीटी बनानी है मैम, वो बिजनेस प्लान के मुताबिक बनानी है या बिजनेस मॉडल और प्लान को दोनों मर्ज करके? दोनों मर्ज करके। बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान में फर्क कोई नहीं होगा बेटा। बिजनेस मॉडल सिर्फ एक डायग्राम था जो आपके बिजनेस प्लान को ही समझा रहा है। ये तीनों चीजें एक ही हैं, तीनों चीजें में फर्क ही कोई नहीं है। बिजनेस प्लान भी वही है आपका, बिजनेस मॉडल भी वही है, प्रेजेंटेशन भी वही है। बस हाँ, प्लान में ये चीज है कि उसमें थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन आप दिखाएं कि ये किस तरह होगा ये काम। जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये कस्टमर होगा, ये हम ये चीज बेचेंगे, ये चीज स्टोर करेंगे, तो वो कहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें कहाँ होगा? मैम जो बिजनेस मॉडल बनाया था उसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं ना बस। बिल्कुल हाँ, उसको, लेकिन उसको क्योंकि मॉडल रिपोर्ट फॉर्म में नहीं होता, अब आपको रिपोर्ट सबमिट करानी। मॉडल तो मॉडल एक पेज का होता है ना, वो तो सिर्फ एक डायग्राम की सूरत में होता है। मॉडल डालें आप रिपोर्ट के अंदर जरूर, रिपोर्ट का एक पेज हो वो बिजनेस मॉडल हो, लेकिन असल ये रिपोर्ट होगी। वो रिपोर्ट कैसे बनाते हैं मैम? बेटा ये बनी हुई है, मैंने आपको यहाँ पर शेयर की हुई आपके साथ, बाकी आप खुद देखेंगे ना, उसमें ये बताएंगे थोड़ा सा कि आपके बेसिक। सबसे पहले आप प्रॉब्लम, चले मैं पुरानी वाली खोलती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वो मिनिमम वाली सेंड करो मैम, ये तो बहुत ज्यादा हाँ है। मैं सेंड करती हूँ, उसको अपडेट करके सेंड करती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने बनाई नहीं है, तो मैं आपको एक मिनट। पुरानी वाली जो है वो दिखाती हूँ, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बिजनेस प्रपोजल, इसी तरह का आपके लिए भी बनाकर भी मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये पिछली दफा वाला है। सबसे पहले रिपोर्ट स्टार्ट होगी एग्जीक्यूटिव समरी से, लेकिन लिखिएगा आप आखिर में। एग्जीक्यूटिव समरी होती है आपकी पूरी रिपोर्ट का एक पैराग्राफ समरी। अगर मैं पूरी रिपोर्ट ना पढूं और मैं वो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लूं तो मुझे पता चल जाए कि आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। उसके बाद दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेन करें आपकी प्रोडक्ट क्या है, बेचना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है, आपका क्या है बिजनेस सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू हो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है कि आप किसी मसले को हल कर रहे हो। अगर आप भी बहुत सारों की तरह आप कहेंगे भाई फूड पांडा भी एक काम करता है, मैं भी कर रहा हूँ वो काम, तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप कोई प्रॉब्लम लेकर आए, कि आप कहें कि नहीं अभी तक ये चीज ऐसे नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम है और मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर ये करें तो बेस्ट है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप ये तो बताएं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या होगी, आप किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, घर आके कोई डिलीवर करेगा, कंप्यूटर पे कोई चीज डाउनलोड हो जाएगी, आपकी सप्लाई चेन क्या होगी। तो ये सब चीजें, अच्छा स्लैश लगाया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सारी डेफिनेट जरूर देनी है, मगर इनमें से जितनी आप दे सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है तो दें, सॉल्यूशन देना है तो दें, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट देनी है, रेवेन्यू मॉडल्स, इनमें से जो कुछ आप जितना ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं इंक्लूड कर सकते हैं तो छोड़ दें, ठीक है। अच्छा ब्रांड डिटेल्स, थोड़ा सा आप अपना मार्केटिंग प्लान थोड़ा समझाएं, एक वर्ड में थोड़ी कोई ब्रांड डिजाइन कर दें, छोटा सा ब्रांड का नाम दे दें। आप किस तरह, ये लोगों को कैसे पता चलेगा, आपने तो कह दिया कि ये मेरी सर्विस है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट है या ऑनलाइन, ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये है। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं, कि आप फेसबुक पे लोगों को बताएंगे या टीवी पे इश्तेहार चलवाएंगे, थोड़ा आपने किस तरह सोचा है कि लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके लिए आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, क्या बजट चाहिए होगा, ठीक है। ये मुझे प्रूव करें कि आपका बिजनेस जो है ये सस्टेनेबल है, ये चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है। क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए होगा, तो आप अज्यूम कर लें कि आपके पास अनलिमिटेड कॉस्ट अवेलेबल है, और आप बस मुझे ये बताएं कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी और आप क्या क्या खरीदने वाले हैं, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर, ठीक है। आपके पास क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, कि आप अकेले ये काम कर रहे होंगे या आप सेल्स पर्सन हायर करेंगे या आप राइडर हायर करेंगे, कौन लोग होंगे, ये इतना थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाएंगे, ठीक है। और रिपोर्ट की प्लेजरिज्म वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये प्लेजरिज्म आपके लिए नहीं है, प्लेजरिज्म आपका 10 to 15% हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। और प्रेजेंटेशन की बात है, प्रेजेंटेशन के अंदर आपका लैंग्वेज देखी जाएगी, आपकी कंटेंट देखा जाएगा,
आपने डेमोन्स्ट्रेट अपने कुछ किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम को या नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपने सही रखी है, टाइम जितना टाइम, अब मैं ये रूब्रिक जब अपडेट करूंगी तो उसमें लिखा होगा कि टाइम कितना मुझे चाहिए, तो जो टाइम आपको असाइन किया गया वो आपने लिया है या नहीं, क्वेश्चंस आपने अच्छे से हैंडल किए हैं या नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन आपका जूम सेशन पर ही हो जाएगा, जूम पे मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगी, वो क्वेश्चन आपने अच्छे से हैंडल किए हैं या नहीं। ठीक मैम, ड्राइव पर क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ड्राइव पर क्रिएट कर दें, कोई मसला नहीं है। ड्राइव पर क्रिएट करके लिंक आप मुझसे यहाँ असाइनमेंट में शेयर करें। नोटपैड खोलें, अगर आपने ड्राइव पर अपलोड किए तो उसका लिंक कॉपी करें, वर्ड की फाइल खोलें या नोटपैड खोलें और यहाँ पर लिंक कॉपी करें, फाइल को सेव करें और ये नोटपैड की फाइल आप असाइनमेंट में सबमिट करा दें अगर आप ड्राइव पर कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड की फाइल हो, मैं खोलूँ तो उसके अंदर लिंक हो, लिंक पर क्लिक करूँ तो मैं आपकी ड्राइव पर रेफर हो जाऊँ, ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट फाइल कर दें तो वो बहुत अच्छी बात है, फाइल कर दीजिएगा। ठीक है, यस मैम। तो इसको आप जो है ये वाला टैब जो है फाइनलाइज कर दूंगी इंशाल्लाह, आज और कल का दिन मुझे दे दे। संडे को जब आप इंशाल्लाह खोलेंगे तो आपको मजीद इसमें 2-3 चीजें ऐड हुई भी मिलेंगी, उससे आपको 100% आइडिया हो जाएगा। फिलहाल भी मैंने यहाँ पर, सॉरी ये तो वो पिछले साल वाला है, फिलहाल भी मैंने इसमें ये अपडेट किया हुआ है, सैंपल बिजनेस प्लान। ये आप खोलेंगे तो ये बनी बनाई एक रिपोर्ट है, किसी ने बनाई हुई है और इसमें पूरा बिजनेस प्लान दिया हुआ है। इसको देखकर आप इससे इम्प्रेस होकर कुछ कर सकते हैं, इसको कॉपी नहीं कीजिएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, वो हमारा लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद हम कोर्स को कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम टर्निशन असाइनमेंट हम टर्निशन पे कैसे चेक कर सकते हैं मैम? आप LMS पर चेक करेंगे, LMS टर्निटिन पे कनेक्टेड है। वहाँ पे ऑप्शन नहीं है मैम टर्निटिंग का मैम? नहीं, और टर्निटिन का ऑप्शन नहीं है, टर्निटिन असाइनमेंट ही है। देखिए जब आप यहाँ पर मैं 1 मिनट आपसे एक ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगी, हमारे सर गुलाम मुज्तबा हैं, उन्होंने ट्यूटोरियल बनाया था स्टूडेंट के लिए भी, तो कि उन्होंने स्टूडेंट किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करेगा। फिर भी आप ये सक्कर IB LMS, सक्कर IBA LMS यूट्यूब, इसी की मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी। ये पूरी सीरीज है, इसमें टर्निटिन असाइनमेंट वाला वो फीचर मौजूद है कि आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर कर दूंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इस वक्त ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप यहाँ पर असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना टर्निटिन की, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लगेगा कि आप सादी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक आम असाइनमेंट सबमिट की जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो खुद ब खुद वो आपको सिमिलैरिटी रिपोर्ट देने लगेगा, खुद ब खुद वो आपको टर्निटिन में शो करने लगेगा। आपको खुद से टर्निटिन यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको लगेगा आप LMS यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो टर्निटिन अपना खुद ब खुद वो काम करेगा। यहाँ पर ये टर्निटिन से कनेक्टेड है ये वाला फीचर। जी जी, सिमिलैरिटी इंडेक्स भी शो हो जाती है और टर्निटिन की विंडो भी आपके पास खुल जाती है। एक टर्निटिन की विंडो खुलेगी और वो LMS के साथ ही आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट टर्निटिन पे आई डोंट थिंक कि वो चलेगा आपके लिए, लेकिन हाँ यहाँ से आप करेंगे तो बिल्कुल टर्निटिन जैसे ही काम होगा। फिर भी मैं इसका ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह।